अव्वल सहाफ़ी में आपका स्वागत है। पिछले 2 सालों से हम 2 मुद्दों के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। एक कोरोना वायरस है और दूसरा किसान आंदोलन है, जिसमें ख़ास तौर पर पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है और उसकी पृष्ठभूमि में 3 कानून हैं और 3 कानूनों का खेती के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है। इस दौरान इन दोनों मुद्दों पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिसमें रिसर्चर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं। इसी दौरान पिछले दिनों एक किताब आई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कैपिटल एंड स्टेट, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इस किताब को डॉक्टर रितिका श्रीमाली ने लिखा है। इसमें उन्होंने जो इस वक्त कानून हैं जिनके खिलाफ इस वक्त एजिटेशन चल रहा है, उनकी भूमिका और पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या लॉजिक है और किस ढंग से ये लागू हो रही है, और इस दौरान खेती और राज्य इन दोनों का आपस में किस किस्म का रिश्ता जुड़ता है, उसके बारे में लिखा है। हमारे साथ आज होंगी रितिका श्रीमाली, जिनसे हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। रितिका, यू आर वेलकम। थैंक्स अजीत। थैंक यू मुझे अव्वल सहाफ़ी पे बुलाने के लिए। तो मैं आपकी किताब की बहुत देर से इंतज़ार हो रही थी, तो अच्छा हुआ इस मौके पर आई है। तो हमारे दर्शकों को ताकि जब हम इसके बारे में बात करें, उसके लिए एक भूमिका के तौर पे आप ये बताइए कि ये किताब किस दौर में लिखी गई और इसका क्या जो एक रनिंग जिसको आर्ग्यूमेंट है वो क्या है। जी, तो ये किताब मेरी पीएचडी डिसर्टेशन प्रोजेक्ट में से निकल कर आई है और ये पीएचडी का काम मैंने 2007-2008 में यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा में शुरुआत करी थी। और इस काम को करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 3-4 फील्ड वर्क के राउंड्स किए थे, जिसमें कि मैं हर 1 डेढ़ साल में वापस इंडिया आ रही थी और मैं फील्ड वर्क कर रही थी। और जिस साल मैंने सबसे पहले 2007 में जब मैं पंजाब का मैंने पहला एक ट्रिप लगाया, तो उस टाइम पे जब मैंने बोला कि मुझे कंपनी वाली खेती वाले किसानों से बात करनी है, तो सब यही होता था कि मैडम कुछ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, कोई कोई खेती नहीं हो रही है ऐसी। अम, प्लान आया था लेकिन अब आगे कुछ बात बन नहीं रही है। पर फिर भी मैंने कहा कि फिर भी कुछ तो बात मुझे करनी है, देखते हैं। और मेरा एक बेसिक सवाल यही होता था जितने भी किसानों से मैं मिली थी, आपने पिछले साल करी थी क्या कंपनी वाली खेती? अगर वो बोलते थे हाँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इस साल कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। अगले साल करेंगे? हाँ, शायद करेंगे। तो एक पॉज़िटिव मुझे उन लोग कुछ किसानों से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता था कि हम ये वाली खेती से काम करते रहेंगे। तो मैंने उसी को लेके मैंने कहा कि मुझे काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं समझने के लिए, और वहीं से मैंने उनसे बात करनी शुरू करी। और मेरी पीएचडी खत्म हुई है 4-5 साल पहले, और ये किताब अभी निकली है 2021 में। तो कहीं न कहीं ऑलमोस्ट 15 एक साल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इवोल्यूशन इस किताब में है। और इस समय तो बीजेपी सरकार है, लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया था तब यूपीए थी। तो यूपीए से लेके बीजेपी तक का सफ़र इस किताब में आ जाता है, कि खेती से रिलेटेड किस तरीके से लोगों ने अम, नीतियाँ बदली हैं, किस तरीके से कुछ नीतियाँ अ, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उन्होंने इम्पोज़ करी हैं, तो वो सब चीज़ें इस किताब में निकल कर आती हैं। जी, रितिका, ये आपकी जो टाइमलाइन है ये बहुत दिलचस्प है। 2007 में आपने काम शुरू किया, तो आई अज्यूम कि आपने 2014 में अपनी पीएचडी डिफेंड की है जी, और 2021 में आपकी किताब आई है। 2007 में मनमोहन सिंह अपने पीक पे थे जी, और 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी और 2021 में ये एजिटेशन चल रहा है। जी, तो आपने जो एक चैप्टर जिसमें आपने लिटरेचर का रिव्यू किया है, उसमें काफ़ी पीछे से बातें लगातार हो रही हैं कि हम किस बहस से गुजरते हुए 2007 तक आ रहे हैं और उसके बाद 2007 से 21 का सफ़र इसमें है। तो उसमें एक जो बुनियादी सवाल है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। जी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक एक जो सीधी-सादी परिभाषा जो सब लोग बहुत पॉपुलर फॉर्म में जिसको लोग सुन रहे हैं, वो ये है कि अ, बड़ी कंपनियाँ खेती में आ रही हैं। कंपनियाँ जैसे पेप्सी हो गई, मैकडॉनल्ड्स हो गए, वो
खेती में आ रहे हैं, वो किसान को बोलते हैं, और मैं सिर्फ आलू का एग्जांपल देती हूँ कि वो किसान को बोलते हैं आप हमारे लिए आलू उगाएं। वो आलू एक सर्टेन साइज का होना चाहिए, उसमें सही मात्रा का शुगर कंटेंट होना चाहिए, ताकि उससे हम एकदम क्रिस्पी चिप्स बना सकें। और वो आलू जो है वो ऐसे आमतौर पे आप खा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ खास रेगुलर खाने का उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और तो सुनने में आता है कि किसान खुश है, बड़ी कंपनी खुश है, क्योंकि उनको अपने चिप्स बनाने की फैक्ट्री के लिए सही तरीके का आलू मिल चुका है। और क्योंकि किसान को एक निश्चित आय रहती है, कि उनको पहले से पता है कि 4 महीने बाद जब हम आलू उनको देंगे तो हमको ₹2.5 क्विंटल तो बिकेगा ही बिकेगा। तो वो सुनने में लगता है कि सब लोग खुश हैं, कंपनी भी खुश है और किसान भी खुश है। जो परिभाषा मैं समझ के आई हूँ इस रिसर्च के थ्रू वो ये है कि इसमें सिर्फ एक पेप्सी ही नहीं है, तो इसमें आपकी पेप्सी आ जाती है जो कि बोलती है कि आप हमारे लिए आलू उगाएँ। फिर आपकी सिंजेंटा, मोंसांटो जैसी कंपनीज़ आती हैं जो कि बोलते हैं कि अगर ये वाला बीज उगाओगे, तो तुम सही आलू उगा पाओगे। फिर केमिकल कंपनीज़ आती हैं जो एक बोलती हैं एक छोटी सी बात बीच में कि जो दोनों अलग अलग एक आ गई। जो पेप्सी वाली कंपनी है उसको आलू बेचना है चिप्स के तौर पे, और जो मॉन्सेंटो है उसको बीज बेचना है। तो इनका आपस में कोई रिश्ता भी है? साथ में मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूँ, आई एम सॉरी मैं टोक रहा हूँ बीच में। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो होता ऐसा है कि पेप्सी जो है वो बोलती है किसान को कि तुम्हें आलू उगाना है। लेकिन हम तुमसे आलू तभी लेंगे जब तुम हमारा बीज लोगे, जब तुम लेट्स से सिंजेंटा का बीज लोगे। फिर तुम अगर ड्यूपॉन्ट वाला ये केमिकल यूज़ करोगे, तो ही तुम्हारा उत्पादन इतना क्वांटिटी का हो सकता है, वरना फिर हम गारंटी नहीं करेंगे तुम्हारा रेट ठीक निकल के आएगा कि नहीं। और उसके बाद में वो बोलेंगे कि अच्छा, अगर तुमको कुछ लोन की कुछ आवश्यकता है, तो ये वाला बैंक जो है वो तुमको लोन दे सकता है। या कई तौर पे ऐसा होता है कि बैंक बोलते हैं कि हमें किसानों को लोन देना ही नहीं है। हमारे लिए पेप्सी की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम पेप्सी को पैसा देंगे, और पेप्सी थोड़ा पैसा जो है वो ड्यूपॉन्ट को दे देगा, पेप्सी थोड़ा पैसा जो है वो सिंजेंटा को दे देगा, और फिर बाद में जब वो उनका किसान जो है उनको आलू फाइनली जो देते हैं, उसी में वो सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें ऑलरेडी घुसा हुआ रहता है। तो जब उनको वो रिटर्न में मिलता है, तो वो फाइनली पेप्सी इज़ एबल टू give the money back to the bank as well in terms of loan. So ये सारे क्या बोलते हैं, फाइनेंस कंपनीज़ जो हैं जो कि लोन देकर अपना प्रॉफ़िट कमाती हैं, जो बेच के प्रॉफ़िट कमाते हैं वो कंपनीज़, और चिप्स, ये पेप्सी जैसे कंपनीज़ जो कि चिप्स बनाते हैं और फिर चिप्स को बेचते हैं, ये सारे कंपनीज़ मिल कर के प्रॉफ़िट कमा रहे होते हैं। और किसान को भी थोड़ा प्रॉफ़िट मिल रहा होता है, लेकिन उनका प्रॉफ़िट ऑब्वियसली बड़ी कंपनियों से कम रहता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, और जब मैं फील्ड वर्क के दौरान में जब मेरा सवाल हो रहा था कि अगर सभी को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? तो फिर जो नेक्स्ट सवाल निकल के आता है वो ये है कि छोटे किसानों का क्या हो रहा है? और वो किस तरीके से खेती कर रहे हैं? और मज़दूरों का क्या हो रहा है? तो फिर सवाल हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसके लिए फ़ायदेमंद हो रही है? तो ये जो परिभाषा जो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट परिभाषा निकल के आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि ये जितने रिश्ते हैं ये चाहे वो बैंक से रिलेटेड रिश्ता हो, चाहे वो बेचने से रिलेटेड रिश्ता हो, चाहे वो उगाने से रिलेटेड रिश्ता हो, फाइनेंस कैपिटल, मर्केंटाइल कैपिटल, प्रोडक्टिव कैपिटल जिसको मार्क्सिस्ट लैंग्वेज में बोलेंगे, तो वो सबको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन छोटे किसानों का क्या है? तो वो सब चीज़ें फिर अगले कुछ चैप्टर्स में फिर निकल के आती। हाँ जी, ये जो आपने कहा मैं उसको थोड़ा रिफ्रेज करता हूँ, अगर मैं सही समझा हूँ, यू जस्ट करेक्ट मी अबाउट दैट। उसमें ये है कि जब हम करते हैं, कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान और एक कंपनी के बीच में नहीं है, ये किसान और एक कंपनी के साथ जुड़ी हुई सारी कंपनियों के साथ हैं। तो इससे हमें समझने में पता चलेगा कि ये जो बाकी रिश्ते हैं वो इससे पहले कैसे चल रहे थे। जब हम बात करते हैं खास तौर पे भारत जैसे देशों की, पाकिस्तान जैसे देशों की,
या जिसको हम कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड है, पोस्ट कलोनियल जो दौर है, उसमें जो खेती का रिश्ता है वो रिश्ता रहा है आत्मनिर्भरता का, जिसमें जो राज्य है वो लगातार खेती को सपोर्ट करता है अलग अलग ढंग से, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो जो आपको रिक्वायर्ड इनपुट हैं उनकी प्रोडक्शन हो, उनकी सप्लाई लाइंस हों, और उसके बाद एश्योर्ड मार्केटिंग वाला मुद्दा आता है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरह से वो पुराने जो एक सेटल्ड सिस्टम है उसके साथ इसका क्या रिश्ता बनता है, उसको तोड़ना है या उसके साथ चलेगा या सिर्फ यही चलेगा? तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी शुरुआत तो हुई है, लेकिन अभी और आगे बढ़ेगा। इसका जो इसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ने वाली है आने वाले सालों में। तो शुरुआत में जब हम बात करते हैं कि कि राज्य का खेती से क्या रिश्ता रहा है, तो हमेशा से हमने देखा, और जब से इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है, हमने बात करी है कि इंडिया को फूड सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो जो भी हमारे 5 ईयर प्लान्स इनिशियल थे, उसमें यही था कि हम अपना उगाएँगे, अपना खाएँगे, हमें औरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। धीरे-धीरे हम देखते हैं कि 5 ईयर प्लान्स में भी जो आपकी डेफिनिशन रहती है फूड सिक्योरिटी की, कि उसमें लोग चेंजेस करने लग जाते हैं। उसमें सरकारें जो हैं, और इनिशियल सालों में तो कांग्रेस सरकार ही थी, बट वो देखते हैं धीरे-धीरे कि सिर्फ़ अब जो है सिर्फ़ फूड ग्रेन्स नहीं है, चलो अब इसमें थोड़ा-सा हम दूध वगैरह भी इंक्लूड कर देते हैं। फिर धीरे-धीरे बोलते हैं अच्छा चलो सब्जियाँ भी इसमें इंक्लूड करने लग जाते हैं। तो धीरे-धीरे जो है फूड सिक्योरिटी की डेफिनिशन बदलने लग जाती है कि एक इंसान को खाने के लिए सिर्फ़ अनाज की ज़रूरत नहीं है, और भी चीज़ों की उनकी ज़रूरत रहती है। फिर वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आप बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ताकि हमारी जनता ज़्यादा बढ़ रही है, हमारे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो हम हरी क्रांति लेकर आएँगे जिसमें किसान जो है वो उगाएगा और हम उसको अपने अपने खाने के लिए यूज़ करेंगे, हम उसमें उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उस खाने को। लेकिन हरी क्रांति के आने के बाद भी हमने देखा कि कुछ ना कुछ तो फ़ायदे तो हो रहे थे, लेकिन ज़्यादा नुकसान भी होने लग रहे थे कि आपका दिखने में आता है कि पानी का लेवल कम होने लग जाता है ग्राउंड में, पर्यावरण का पॉल्यूशन होने लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो आता है कि लोगों में जो बड़े किसान हैं और छोटे किसान हैं, उनमें जो है एक इकोनॉमिक डिफरेंस ज़्यादा आने, एक इनइक्वालिटी बढ़ने लगती है कि जो लोग कर सकते हैं, वो बहुत कर पा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, और जो नहीं कमाते हैं, वो लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस उम्मीद में कि शायद अगले साल वो लोग उसमें से ज़्यादा केमिकल्स डाल के शायद ज़्यादा उसमें से आउटपुट निकाल पाएँगे और ज़्यादा प्रॉफ़िट शायद कमा पाएँगे। लेकिन अ, सबके सब लोन और डेट में इतने घुसे हुए हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, और फिर ऑफ कोर्स आपका सुसाइड का पूरा एक प्रक्रिया चलता रहता है। तो इस किताब में जो मैं बात कर रही हूँ कॉर्पोरेटाइज़ेशन की, उसमें मैं बात कर रही हूँ कॉर्पोरेटाइज़ेशन एज़ अ प्रोसेस, एज़ अ प्रक्रिया की तरह, कि क्या 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कॉर्पोरेटाइज़ेशन होने के लिए। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि जो राज्य का जो एक अम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक उनका दायित्व है कि आप सामाजिक कल्याण करेंगे, वो धीरे-धीरे काम जो है वो बड़ी कंपनियों को सौंपते जा रहे हैं, कि ये अब बड़ी कंपनियों का काम है कि आप खेती को सँभाल लें। साइमल्टेनियसली वो करेंगे कि हम जो है वो काम से पीछा छुड़ाएँगे। तो एक तरफ पे वो दायित्व जो है वो बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं, दूसरी तरफ पे वो बोल रहे हैं कि हम जो है उस काम से अपना पीछा छुड़ाएँगे, और तीसरे में जो है जो छोटे किसान और जो मज़दूर हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। और आने वाले सालों में ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस होने की ही ट्रैजेक्टरी पे चल रही है। तो हाँ, तो जो हमारा जो पोस्ट कलोनियल एक्सपीरियंस है जिसमें हम ये देखते हैं कि राज्य जो अपने दायित्व तय करता है, जो उम्मीदें की जा रही हैं कि उपनिवेशवाद के बाद इन उम्मीदों के तौर पर राज्य जो अपने नागरिक को ये सारी सहूलतें देगा या इस किस्म की सुरक्षा देगा, उसमें अगर खेती को हम केंद्र में रखें तो खेती के आसपास
चाहे वो रेल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो मंडी का सिस्टम हो, चाहे वो किसान को जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं खेती के लिए वो सारी हों। तो अब उनका पूरा, उनको कौन देखेगा, कैसे वो किसान के पास पहुंचेंगी, तो ये सारा कुछ बदल रहा है। मतलब अगर पहले सरकारी बैंक था तो अब फाइनेंस वाला कोई कंपनी आ रही है। अगर पहले सरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए खाद और बीज आ रहे थे तो अब कोई और कंपनी आ रही है। तो अगर तो केंद्र में खेती है, और लेकिन वो पूरा उसका किरदार जो आपने कहा बदलता रहा जी, है। मैं ठीक समझ रहा हूँ आपकी बात? बिल्कुल वही बात है। जो गैर इकोनॉमिक्स वालों को ऐसे ही धीरे धीरे समझनी पड़ती है। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल सही। तो उसमें मुझे अब बताइए कि जब ये पूरा जो किरदार बदल रहा है उसमें, जैसे अब अभी तक जो बात थी कि जो खेती है, खेती कहाँ पर जाकर व्यापार शुरू होता है, तो चीज़ों के को लेकर अलग अलग, जहाँ पर आपके पास गेहूं है, गेहूं तक आपकी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो ही वो आटा है तो वो कुछ और है ना। और इसमें जो राज्य का रोल भी इम्पोर्टेंट रहता है कि आटे के साथ राज्य का रिश्ता कुछ और है और गेहूं के साथ कुछ और है। तो इस पूरी कड़ी में जब आप खेत से लेकर किसी चीज को खाने वाले की प्लेट तक लेके जाते हैं, तो ये रिश्ते कहाँ कहाँ बदल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इस समय सिर्फ अम, खेती के उत्पादन का प्रोसेस है कि हम्म, अम, अम, एक पर्टिकुलर क्रॉप को कैसे उगाया जाए ताकि जो आप ब्रेड खा रहे हैं, फाइनली सवेरे उठ के जो ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाई है, वो ब्रेड आपको सबसे सस्ती मिल जाए। तो उसको उगाने के लिए सबसे सस्ता वीट कहाँ से मिल सकता है? और और ऐसा वीट जिसमें कि आपका लागत जो हो वो सबसे कम हो और फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो। तो इस पूरे प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इस समय तो सब काम सिर्फ़ इतना ही है कि आपको सबसे अम जो कंपनियाँ ब्रेड बना रही हैं, उनके लिए सबसे सस्ता रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू मिलेगा उनको इस समय। और अब धीरे-धीरे जो जितनी भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारी हैं जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका के बहुत सारे देश, उन सब जगह पे धीरे-धीरे अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब वहाँ वो ही देश हैं जो कि पहले भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे और अब वो पहले वो एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो है अब उन लोगों से आप ले रहे हैं चीज़ें और उसके बाद में आप वो सीधे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में लेकर जा रहे हैं। तो तो जो फार्म से लेके फोर्क तक और फार्म से लेके प्लेट तक का जो रिश्ता है, उसमें चाहे वो अ, किन दुकानों से आप खरीद रहे हैं, तो अब वो छोटे किराने वाली दुकानें धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि अब धीरे-धीरे जो है वो अ, जैसे वो बिग बाज़ार या फिर आपके यहाँ पे वॉलमार्ट और वो बड़े-बड़े लोग जो हैं वही हैं जो कि अब ज़्यादा बेच रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता बेच रहे होते हैं। तो धीरे-धीरे ये सब छोटी-छोटी ऑर्गनाइज़ेशन, छोटे-छोटे व्यापार जो हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं और होते जाएँगे और सिर्फ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या बड़े व्यापार वाले जो लोग हैं वही हैं जो कि आपका पूरा खाने का सामान तैयार कर रहे होंगे। तो धीरे-धीरे तो समय तो लगेगा बट आई थिंक अम, कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म रहेगा तो बेहतर है बट मे बी पता नहीं मे बी मोनोपोली कैपिटलिज्म ही बन जाएगा कि एक ही जना होगा जो कि उगा भी रहा होगा और फाइनली बेच भी रहा होगा। बट वो स्टेज तक आने में तो भी शायद समय है काफ़ी। बट ठीक। आपने अपनी किताब में जो एक काम किया है वो ये किया है कि जो राज्य का किरदार है वो किस तरह से बदल रहा है उसके बारे में भी आपने बात की है। खास तौर पे जब हम बात करते हैं कि राज्य का जो अपना वर्ग चरित्र है, जो अपना उसका अपना क्लास करेक्टर है, वो कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में जो तुरंत बाद जो राज्य का प्रॉमिस था नागरिक के साथ, वो ये था कि जो गरीबी की, जो ताकत की कतार में बिल्कुल आखिर में खड़ा है, उसका हम ध्यान रखेंगे। ये प्रॉमिस था कि उसी को के हिसाब से सारी योजनाबंदी, सारी नीतियां बनेंगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौर में वो जो किरदार है राज्य का, वो कैसे चेंज हो रहा है, जरा बताइए उसके बारे में।
तो इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि राज्य और सरकार में अंतर है। तो जब सरकार की हम बात करें तो सरकार तो हर 4 से 5 साल में बदलती जाती है। लेकिन राज्य जो है वो वही रहता है। तो वो जो है चाहे उसमें आपका जुडिशरी आ गया, लेजिस्लेचर आ गया, एग्ज़ीक्यूटिव आ गया, वो जो मेन कैरेक्टर है वो वहीं पर ही है, सरकारें बदलती जा रही। अब उसमें हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार है जो राज्य है, वो भी एक अ, पूंजी वर्ग से आती है, पूंजीपति वर्ग से। पूंजीपति वर्ग से ही आती है। तो उनका ये कहना है कि वो उसी तरीके की नीतियों को निकालते हैं जो जो नीतियाँ जो हैं आपके आर्थिक पूँजी वर्ग लोगों को सूट करेंगी, और वो इसलिए भी क्योंकि वो खुद भी बड़े-बड़े खेतों के मालिक हैं या खुद भी वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं। तो जो लोग सरकार में बैठे हैं, वो भी वही हैं जो कि प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं इवेंचुअली। तो इस तरीके से अब जो सरकारें आ रही हैं, उनका रिश्ता जो पूंजी वर्ग लोगों से है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और वो अब जो है ऐसे पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं या इस तरीके के डिफाइंड पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट एक बनते गए हैं कि जो पूंजी वर्ग है जो आर्थिक पूंजी वर्ग लोग हैं वही जो है अब राजनैतिक पूंजी वर्ग लोग भी बन गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अ, उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये है कि उन दोनों के एक हो जाने से जो है इवेंचुअली जो जो स्टेट का जो एक क्लास कैरेक्टर है या सरकार का जो एक राज्य का जो एक क्लास कैरेक्टर है वो उसी तरीके से निकल के आता रहता है। तो जो इस वक्त राज्य का जो क्लास करेक्टर है, जो उसका वर्ग चरित्र है, वो लगातार उच्च वर्ग की तरफ जा रहा है, अमीर तबके की तरफ जा जी, रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले जो राज्य को हम ऐसे परिभाषित करते थे कि गरीबी हटाओ, तो जी, अब जो हो गया है वो इस तरफ जा रहा है कि अमीर बनाओ? जी। कुछ लोगों को अमीर बनाओ। हाँ, अमीर तो सभी को नहीं बनाया जा सकता, गरीबी सभी की हटाई जा सकती थी या हटाई जा सकती है। तो इसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये है कि जब आपने बहुत कैटेगरिकली कहा कि जो सरकार है वो आती जाती रहती है और राज्य वही रहता है, साथ ही आपने ये कहा कि जो राज्य है उसका वर्ग चरित्र है वो लगातार तब्दील हो रहा है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो उसमें जुडिशरी है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, उसमें तमाम सारे अदारे आते हैं। तो एक तो यह है कि अदारे वही हैं, इसका मतलब ये है कि जिस इमारत से पहले अदालत काम करती थी वो वहीं पे काम करती है, लेकिन उसके काम करने के मामले में और जो बाकी अदारे हैं उनके काम करने के मामले में ये बात कहीं ना कहीं पर सामने आती है, या हमें नज़र आती है कि उनका भी जो वर्ग चरित्र है वो तब्दील हो रहा है। जी, जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो तब्दील उसी तरीके से हो रहा है कि अगर आपने पॉलिसी में ये बात करी है कि आपकी जो अम, अगर पॉलिसी में बात ये आ गई कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो थानेदार है रिपोर्ट दर्ज करते वक्त, जैसे पहले गरीबी हटाओ के मामले में वो उस तरह से बात करते थे और अदालत है उसी डायरेक्शन में, तो जो तमाम जो राज्य के अदारे हैं वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर रहे हैं, ये कहीं कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो जो पुराने वाले स्लोगन हैं, जो पुराने वाला जो प्रॉमिस है सिटीजनरी के साथ, वो इन अदारों में कहीं कायम है, या ओवर द पीरियड कायम रहेगा? मैं थोड़ी पेसिमिस्ट हूँ उस मामले में मगर अम, बोलने के लिए तो बोलेंगे कि ये लोगों के लिए ही है, लेकिन जो वो करने पर आते हैं तो वो फिर नहीं दिखता है कि तो वो लोगों के फ़ेवर में वो काम होता दिखता नहीं है। तो इस सेंस में मैं बोलूँगी कि जो उनमें जो चेंजेज़ आ रहे हैं वो भी कंसिस्टेंट हैं। उसी पैटर्न पे जिस तरीके से जो ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं आपके सरकार आपके राज्य के
क्लास कैरेक्टर में उसके। जब एक जो रिसर्चर है वो कहती है कि मैं थोड़ी पेसिमिस्टिक हूँ, तो पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए रिसर्चर को तो कम से कम एविडेंस दरकार होता है, या कहीं ना कहीं कुछ सर्कमस्टांशियल जो डिटेल्स हैं उसके पास होती हैं। तो हमारे पास उस किस्म की तफसील, उस किस्म के जो एविडेंसेस आ रहे हैं। डेफिनेटली आ रहे हैं। अब मैं जैसे ये हुआ कि आपको खेती से रिलेटेड सरकार ने ये बोला या राज्य ने बोला कि बैंक्स का काम है कि उनको 18% पैसा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है। ये उन्होंने ऐसा पॉलिसी निकाला। तो बहुत अच्छी बात है, बैंक्स को पैसा देना चाहिए इस पर्टिकुलर काम के लिए। लेकिन अब बैंक, और जो कि प्राइवेट बैंक अब आने लग रहे हैं, उनको इस बात से टेंशन है कि मैं फार्मर को पैसा दूंगा तो अगले साल मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीज़ों में घुसना शुरू करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि देखो तुमने प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बोला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाती क्योंकि वो खेती से रिलेटेड है, लेकिन मैं फार्मर को ना देके मैं पेप्सी को दे देता हूँ पैसे, क्योंकि पेप्सी का मुझे बैलेंस शीट पता है, पेप्सी जो है वो पैसा लेगा तो मुझे वापस देगा ही देगा। तो ये लो पेप्सी, ये पैसा मुझे एग्रीकल्चर में देना था, बट मैं तुमको दे रहा हूँ क्योंकि तुम जो हो वो खेती करने में इंटरेस्टेड हो। तुम ये पैसे लो और मुझे साल भर बाद में जो भी मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे वापस कर देना। तो पेप्सी बोलते हैं ठीक है, मैंने तुमसे पैसा लिया, अब ये पैसा जो है मैं थोड़ा सा पैसा सिंजेंटा को देता हूँ ताकि वो मुझे सीड दे दे, थोड़ा सा पैसा मैं ड्यूपॉन्ट को दे देता हूँ। ये सारा अब जो है वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिस की तरह वो ऑपरेट करने लग जाते हैं, ताकि दिखाने में तो दिखता है कि प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा जा रहा है आपका, लेकिन वो जा इन कंपनीज की तरफ जा रहा है। या जैसे सरकार ने बोला कि ये सब्सिडी जो है ये इरिगेशन के लिए फार्मर को सब्सिडी मिल रही है, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि वो चला जाएगा जैन इरिगेशन सिस्टम को, जो कि काफी जगह पे बड़े बड़े इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के बैठे हुए हैं। कितने किसान उतने इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं वो तो डेटा आपको बता ही देगा, लेकिन क्योंकि वो आपको दिखा देता है कि ये इरिगेशन के लिए सब्सिडी है और वो जैन इरिगेशन को चली गई है, तो इसलिए आपने चेक मार्क कर दिया कि हमने सब्सिडी दे दी है। मगर वो सब्सिडीज एक्चुअली ये बड़े कंपनीज ही यूज कर रहे हैं, वो फार्मर तो जो जो एक्चुअली छोटा किसान है वो तो यूज कर नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से दिखने में तो आता है कि अम, आपने रूल्स बना दिए हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक कैविएट है जिसमें कि लोग उसको मिसयूज़ कर पा रहे हैं और लोग उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आई गेस हाँ, तो उसको मैं थोड़ी एक मदद के तौर पर एक जो तथ्य रखता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि इस पूरे हालात में जब नए कानून बनते हैं उनमें इस मुद्दे पे बात होती है कि कौन सा मामला जो किसान, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से होगा, वो अदालत में लेके जा सकते हैं और कौन सा नहीं लेके जा सकते हैं, और कौन से मामले में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ताकत दी जाएगी और कौन से मामले में एसडीएम को ताकत दी जाएगी। तो उस मामले में जो जुडिशरी का करैक्टर भी, जहाँ मतलब पॉलिसी का जो जुडिशरी के साथ जो लिंक है वो उस तरह से तब्दील हो रहा है। जी। बिल्कुल हो रहा है और आई थिंक ये अभी ये नए फार्म लॉज में उन्होंने ये भी डाला है कि आपका अगर किसान को लगता है कि उनको सही पैसा नहीं मिल रहा है या उन्होंने जो कंपनी ने पैसा फिक्स किया था, वो पैसा अगर उन्होंने नहीं दिया है, तो आप जा सकते हैं। आप अदालत के पास जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉज़ भी उन्होंने ऐसे रूल सेट किए हैं कि रिड्रेसल सिस्टम होगा, आपकी सुनवाई होगी, वो सब कुछ पेपर पे बहुत अच्छा दिखता है करने के लिए। लेकिन जब आप इंडियन जुडिशरी के बारे में जानते हैं कि कितना लंबा प्रोसेस उसमें होता है, कि अगर आपको एक चीज़ में कुछ तब्दीली चाहिए तो आपके साल, 2 साल, 3 साल तो कहीं नहीं गए कि आप बस वो अर्जियाँ ही मंज़ूर कराते रहे। तो उस प्रोसेस में एक किसान, जो कि अभी तक तो हम कह रहे हैं कि वो किसान को खेती में फ़ायदा हो रहा है, कॉर्पोरेट वाली खेती में, लेकिन जब आप एक पेप्सी का बैलेंस शीट देखेंगे और एक आप सो कॉल्ड बड़े किसान का भी बैलेंस शीट देखेंगे, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। आपकी किताब के ऊपर जो 3 जो इकोनॉमिस्ट ने कमेंट किया है, उन्होंने ये कहा है कि आपकी किताब इस मौके पर बहुत रेलेवेंट है, ख़ास तौर पे इन कानूनों के साथ जोड़कर और जो ऑनगोइंग एजिटेशन है इसके साथ जोड़कर।
तो आप मुझे बताइए कि ये जो 3 कानून हैं जे अचानक आसमान से आ टपके हैं, या इनका कहीं न कहीं जो हमें आवाज़ कहीं सुनाई दे रही थी कि ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और 2019 में आकर ये कागज़ पे आ गए? नहीं, आई थिंक इनका प्रोसेस तो बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी थी और धीरे-धीरे दिखता था कि पहले जो है एक 2016 में एक लैंड लीजिंग एक्ट निकालना शुरू किया उन्होंने। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कंपनियाँ भी जो है थोड़ा लैंड लीज़ पे लेना शुरू कर सकती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर उन्होंने एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट करके निकाला, वो भी शायद 2016 या 2017 में निकला था। ये सारे एक्ट धीरे-धीरे आने तो शुरू हो गए थे। पहले वो मॉडल एक्ट की तरह होकर आते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने उसको लॉ तो उन्होंने बनाया, अभी जाकर बनाया। लेकिन वो ऐसे हिंट्स देना शुरू बहुत टाइम पहले से कर चुके थे। और ये किताब में एक दिखता है एक प्रोसेस कि किस-किस तरीके से लॉज़ जो है वो चेंज भी हो रहे हैं या थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, उसके बाद फिर से लेकर आ जाते हैं। या जैसे बायोटेक का उन्होंने एक लॉ निकाला था, जब वो बीटी ब्रिंजल का जो उन्होंने निकाला था एक एक्ट, उसके लिए एकदम से काफ़ी फुरोर हुआ, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, जो कि अभी भी लॉ थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ है उन्होंने। मगर ये चीज़ें तो काफ़ी समय से चलती चली आ रही हैं। अभी भी मैं कहूँगी शुरुआती स्टेज ही है, बट धीरे-धीरे जो है ये टेंडेंसी जो है ये बढ़ती जाएगी। तो हालाँकि किताब अभी आई है और इस समय पे काफ़ी क्योंकि सब बहुत गरमा-गरमी है चीज़ों की, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसके बारे में। लेकिन अगर ये इस समय अगर फार्मर प्रोटेस्ट नहीं भी हो रहा होता, तो भी जो टेंडेंसी है वो इस किताब में लिखी है, जिसमें कि बता रहा है कि ये प्रोसेस शुरुआत हो चुकी थी और बस समय का ही वेट था और उसमें तो चीज़ें बढ़ सकती हैं आने वाले साल। ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके अंदर एक दलील ये है कि जो इस वक्त मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो काफ़ी लोग ये मान के चलते हैं कि भाजपा की सरकार ये कानून लेके आई है और इस तरह की नीतियां लेकर आई है। जबकि आपकी जो दलील है वो ये है कि ये लगातार पीछे से चल रहा है, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कल बदल भी जाए तो इसी दिशा में जाएगा। एम आई राइट? जी, जी, तो बिल्कुल। मोदी की सरकार के आने से कुछ फर्क पड़ा है इसमें, जो अचानक तेज हुआ है, या इसको इतना तेज होना ही था? अम, आई थिंक जो जो मोदी की जो पर्सनैलिटी है, आई थिंक वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह आए हैं जिनको अम, या तो लोगों उनको शायद अभी ऐसा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, सो टू से, या मैं किसान के साथ हूँ, या उनका जब वो बोलते हैं कि मैं किसान के साथ हूँ, वो उनके दिमाग में शायद मैं बड़े किसान के साथ हूँ चल रहा होगा, लेकिन वो बोल देंगे कि मैं किसान के साथ हूँ। मगर अगर उनको शायद अपना इमेज जो है वो प्रो पुअर इमेज, जो कि कांग्रेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा था कि हम गरीबों के साथ में हैं, हम गरीबी हटाएँगे, वो वाला उनका स्लोगन ही नहीं है स्टेज पर। तो जो उन्होंने अपना एक आइडेंटिटी एक बनाया है, इसमें उनको कोई इतनी इतना आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी उनका इतना स्ट्रॉन्ग है शायद कि उनको इन सब चीज़ों से कोई तकलीफ नहीं है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद कि हम मुझे वोट नहीं मिलेंगे अगले इलेक्शंस में या क्या है, या मैं देख लूँगा कैसे करना है नेक्स्ट इलेक्शन में। मगर ये उनके लिए इस समय मुद्दा ही नहीं है कि फार्मर को क्या हो रहा है और मेरा अगले अगले सालों में मेरा क्या होगा। आई डोंट थिंक ही इज़ वरीड अबाउट दैट एट ऑल। तो जो इस वक्त की सरकार है, इस सरकार में ये एक धार्मिक बहुगिनती की भी सरकार है। इसके किरदार के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कितनी इंटॉलरेंट है, या इसका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किस किस्म का है। और दूसरी तरफ जो कारपोरेटाइजेशन की आप बात कर रही हैं, इन दोनों में आपस में कोई ऐसा संबंध है जिसके कारण मोदी की सरकार में ये तेजी से लागू हुए हैं, या ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ये आए हैं? अम, मुझे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो वित्तीय नीति जिनको हम बोलेंगे, उसका धर्म से इस समय कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि
जो इंटरेस्ट है सरकार का वो ये है कि हमको हमारे अडानी अंबानी के साथ में मिलके आगे बढ़ते रहना है। हमको उनका तो प्रॉफिट करना ही है, हमारा भी प्रॉफिट होगा। जब वो लोग प्रॉफिट करेंगे तो हमको तो वो फंड करेंगे ही, और हमें जो अपना एजेंडा सेट करना है वो हम करते रहेंगे। लेकिन इस समय जो है वो इकोनॉमिक गेन ज़्यादा ज़रूरी है, और रिलीजियस गेन जो है आई थिंक वो, क्योंकि उनका वो टेंडेंसी इतना फासिस्टिक टेंडेंसी है कि वो उसमें आई डोंट केयर एटीट्यूड वाला हो जाता है। जब आप कहते हैं कि उनका जो टेंडेंसी है, फासिस्टिक टेंडेंसी, आपने कहा कि उसमें बहुत सारे मामलों में आई डोंट केयर के मामले में हो जाता है। जब हम एक अ, उनको फासिस्ट कह के आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड की बात करते हैं तो उसका मतलब है माइनॉरिटीज़ के पास के साथ ऐसा व्यवहार है। दूसरा सवाल यह है कि एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ कारपोरेट है, तो उसमें भी क्या वही जो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड काम आता है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो उनकी एक जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो उनकी राजनीति है, वो उस राजनीति का और इस अर्थशास्त्र का आपस में कुछ कनेक्शन बनता है कि आई डोंट केयर वाली मेरी पॉलिटिक्स है और कंपनी को भी आई डोंट केयर वाली ही पॉलिटिक्स दरकार है, जिसके कारण वो सारा कुछ इतनी तेजी से होता है और इतने, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इतने ब्लेटेंटली हो पाता है। हाँ, हाँ, आई थिंक वो तो है ही। जो अभी बात हो रही है आजकल मोदीनॉमिक्स की, इतनी जो बात हो रही है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज विद द गाइस ऑफ रिलीजन कह लें। अ, वो तो वो तो फंडामेंटल ट्रेट है इनका। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें कहीं भी स्पेस नहीं है कि माइनॉरिटीज को, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज हो चाहे इकोनॉमिक माइनॉरिटीज हो, उनको, उनके लिए आपको कुछ सुनवाई होने वाली है। तो एज लॉन्ग एज आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज मेजोरिटी को फेवर कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपका रिलीजियस पॉलिटिक्स मेजोरिटी को फेवर कर रहा है, वो एक वो उस तरीके की पॉलिटिक्स दोनों दोनों एरियाज में वो करने में है। और तो आई गेस वो एक रिलेशन है। हाँ, ठीक है। तो एक ही बंदा होता है, वो मजदूर भी होता है, वो हिंदू भी होता है। वो वोट हिंदू के तौर पे डालता है या मुसलमान के तौर पे डालता है, लेकिन जब वो मजदूर होता है तो उसको लूटा जाता है, या उसको जो फ़ायदा दिया जाता है वो मजदूर के तौर पे दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक पेचीदगी है जो लगातार हमारे सामने आती रहेगी। आप इसके ऊपर अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो कीजिए। तो अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें कि एक आई थिंक शामली डिस्ट्रिक्ट में एक किसान है जो कि बात कर रहे हैं, फार्मर एजिटेशन से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं यूपी में। और उन्होंने खुद बोला कि हमने मोदी को लेकर आए थे, हमने बीजेपी को पिछले जब वोट किया था तो वो हमने बीजेपी को वोट किया था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में कुछ नहीं हुआ है, और अब जो वो किसान के लिए और अब जो वो पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, उससे तो हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। तो अब हम समझ गए हैं कि वो बोलने की बात थी। अब तो मैं जाता हूँ सड़क पे तो मैं अपने हिंदू किसान से भी बात कर रहा हूँ और मैं मुसलमान से भी बात कर रहा हूँ, और हम सबके मुद्दे जो हैं वो सेम है। जो लोग गरीब हैं, हम सबके मुद्दे सेम हैं। अब मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती करी थी। अब अगली बार हम वोट नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं एक अवेयरनेस तो बढ़ ही रही है कि रिलिजन जो है वो एक सर्टेन पॉइंट तक उनको पुश कर रहा था उनको वोट करने के लिए, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक इश्यूज की बात आ जाती है कि मैं जो हूँ, अगर मैं अपना गन्ने बेचने के लिए जाता था और पिछले साल तक या जब तक पॉलिसीज चेंज नहीं हुए थे तब तक मुझे गन्ने पे जो है 1000 रुपया मिलता था। अब मैं जाता हूँ और खर्चा भी इतना बढ़ गया, और अगर मेरे हाथ में 900 रुपए आते भी हैं, तो अगर सरकार ने स्कीम निकाली है कि किसान को कुछ एक 25 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें कि उनको सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो मैं 25 रुपए का क्या करूँगा? क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि वो मेरा वैसे ही कॉस्ट पूरा कवर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो तो छोटा किसान हो या छोटा मज़दूर, जो मज़दूर है जिनको दे 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 डेली का जो दिहाड़ी वाला काम करना होता है, उनके लिए तो कोई अंतर नहीं आया है। और ये सवाल मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पे काम करते समय भी मैंने पूछा था कि अम, अगर सब लोग खुश हैं इस समय, कंपनी खुश है और बड़े किसान खुश हैं, तो जो लेबर है वो भी खुश है क्या काम करते समय?
तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, खुश हैं हम। तो मैंने कहा कैसे खुश हो? क्योंकि मेरा थ्योरी बोल रहा था मुझको कि इनको खुश होना नहीं चाहिए क्योंकि तुमको तो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे। तो वो बोलते हैं कि देखिए पहले तो हम जो है सिर्फ़ 60 दिन, 80 दिन काम करते थे। अब कंपनी वाली खेती से हम लोग को जो है ऑलमोस्ट पूरा साल काम मिलता है क्योंकि 3 महीने जो है वो गार्लिक उगानी है, 3 महीने आलू है, 3 महीने बेबी कॉर्न है। तो मैंने कहा अच्छा फिर तो तुमको फ़ायदा है क्योंकि तुम ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। तो बोले नहीं पैसा हम ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि अब जो है पहले अगर हमको किसान जो है वो 90 रुपए दिहाड़ी देता था, व्हिच इज़ अ, जो सरकारी दिहाड़ी है उससे तो कम ही दे रहे थे। अब हमें फार्मर बोलते हैं कि क्योंकि मैं तुमको पूरा साल काम दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें 90 की जगह 60 रुपए रोज़ का दिहाड़ी पे काम दूँगा। तो ओवरऑल उनका खाली नहीं बैठे हैं, काम कर रहे हैं वो, लेकिन पैसा जो है उनके पास में उतना ही आ रहा है। तो तो खुश हैं क्योंकि वो खाली नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको पता है क्योंकि आपका सॉर्ट ऑफ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ये बताता है कि आपका ओवरऑल आपका ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो, शायद उससे ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं 2 रोटी खाने के लिए। तो उससे उनकी ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू तो कोई ख़ास अंतर आया नहीं है। और छोटे किसान तो वैसे ही काफ़ी दुखी हैं क्योंकि सब चीज़ें काफ़ी महँगी हो गई हैं। तो इसलिए उनको भी तकलीफ़ है। तो रितिका, आपने ये सारी बातें एक्सप्लेन की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इसमें जितने इंटरसेक्शंस हैं, रिलीजन है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिक्स है, इनके बारे में जितना बात की जाए उतने ज़्यादा हमें ये समझ में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती कानूनों पर बात करते हुए हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इस दौरान हमने समझा है कि यह कानून किस हालात में, कैसे और किस पृष्ठभूमि से आए हैं। इसी दौरान हमने यह भी समझने की कोशिश की है कि इन कानूनों का असर समाज पर, किस किस तबके पर कैसे कैसे होगा, और यह गुंजाइश अभी भी कायम है कि इसके ऊपर और रिसर्च की जाए और इसको और बारीकी से समझा जाए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।